हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए बच्चे, फटाफट एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। आपके फीडबैक के साथ ही हमारी रोज की क्लास स्टार्ट होती है, इसलिए आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ऑडियो और वीडियो के ऊपर कमेंट करें बच्चे, बिल्कुल क्लियर ढंग से आप तक मेरी बातें ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही है। यस, तो हो रही है सारे बच्चों को, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे, आज है क्लास अकाउंटेंसी की, और आज इस क्लास के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है, ब्रांड न्यू चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने नाम लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोग अभी तक जितनी अकाउंटिंग किया करते थे उन सब में हम लोग प्रॉफिट के लिए, बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाता है, क्या बिजनेस को लॉसेस होते हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बच्चे हमने अपना समझ लो बचपन भी गुजार दिया और जवानी भी गुजार दी यही सीखने के अंदर। मतलब 11th भी और 12th का लगभग आधा से ऊपर क्लास भी, कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालते हैं। हम लोग का अहम हिस्सा होता था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम लोग किया करते थे बच्चे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब प्रॉफिट से अलग होने जा रहे हैं, प्रॉफिट से हट करके कुछ नया सीखने वाले हैं, और वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में सीख करके चलेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और बहुत कुछ प्रैक्टिकल जानकारियां भी मैं दूंगा जो आप अपने डेली लाइफ के जरूरतों में देखते हैं, तो फिर ज्यादा आप को रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर निश्चित तौर पे आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्कूलों के अंदर, और मुझे बहुत सारे इसके ऊपर मैसेजेस आए हैं कि सर ये वाला चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला चैप्टर जल्दी करा दो, ये वाला चैप्टर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, समझ नहीं आता है कैसे मूव करें। देखो बच्चे, क्या होता है ना कि जब भी हम किसी चैप्टर को किस अप्रोच से उठा रहे हैं, वो अप्रोच अगर गलत हो गया ना, तो फिर चैप्टर तो समझ लो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो तुम्हारी चैप्टर ऐसी तैसी ना करे, उसके लिए क्या है, उस सीक्वेंस में पढ़ो जिस सीक्वेंस में चैप्टर सबसे आसान बन जाए। और आज मेरा पूरा प्रयास यही होगा, और लगभग हर चैप्टर्स में आप देखते होंगे हम लोग अपनी क्लासेस के अपने ही एक सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं जो यहां पे सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा, उस सीक्वेंस में जब हम लोग अपनी तैयारी करेंगे तो ये पूरा चैप्टर बच्चों का खेल लगेगा, और लगेगा फ्री का 10 मार्क्स मिल रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर हम लोग को टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा भाषणबाजी हम लोगों ने स्टार्ट में कर दी, वरना फिर बाद में तुम्हें सवाल नहीं लगे तो कहोगे सर आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी और सवाल तो हम लोग से लगता नहीं है। लगेगा बच्चे, देखना, और साथ साथ जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में बस चलना। तो सबसे पहले नामकरण संस्कार कर दें, हालांकि हो ही चुका है, बस हम लोग लिख दें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मत समझना कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ऐसे लिखने वाले नहीं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पूरी की पूरी डिटेल पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या वो काम करते हैं जी, क्या काम नहीं करते हैं जी, वो तो ठीक है अपने बेसिक नॉलेज के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और हम लोग कॉमर्स वाइज क्या पढ़ने वाले हैं, अपने फाइनेंस वाइज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूं, अच्छा प्यार से ना मैं हमेशा इसे एनपीओ बोला करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है तो बार बार मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं एनपीओ बोला करूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो ये अब समझ लो कि ये हम लोग को अपने इस टॉपिक के सिलेबस के अंदर पढ़ करके चलना है बच्चे। ठीक है सर, समझ आ गया। एनपीओ की कहानी स्टार्ट करी जिसके अंदर आप बोल रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपने फिर कहा कि उनके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है सर, वो भी समझ गए, लेकिन सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्जांपल्स वगैरह तो दो, आखिर ये प्रॉफिट नहीं करते हैं तो करते क्या है, और फिर हम लोग क्या जरूरी है जो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो उसके सारे हिसाब किताब नोट करने के लिए। समझेंगे बच्चे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस। क्या मोटिव होता है उनका? मेन मोटिव होता है बच्चे सर्विस, यानी वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, वो सर्विस देने के लिए होती है। सर्विस देने के लिए, टू प्रोवाइड द सर्विस, वो सर्विस देने के लिए है, उनका सर्विस मोटिव होता है।
यानी सेवाएं देना चाहती हैं, और उन सेवाओं को देने में उनका कहीं से ये उद्देश्य नहीं होता कि हम लोग इस सेवा से लाभ कमा लें, इससे फायदा कमा लें। तो ये उनका पर्पस होता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये थोड़ी होता कि उनके खर्चे नहीं होंगे या उनको कहीं से इनकम नहीं होगा, उन्हें भी इनकम होगा, उनके भी खर्चे होंगे, मगर फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। फिर क्या हमेशा लॉस में रहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट और लॉस की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे। अब कमाल की बात हो गई, सर इनकम हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो सर कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा ना, इनकम अधिक हो गया एक्सपेंडिचर से, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तब सर तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ। बच्चे, जिसे आप फायदा समझ रहे हो ना, इस चैप्टर के अंदर उसको एक नया टर्म देंगे हम लोग, तो वो सस्पेंस में अभी रखूंगा कि उस टर्म को क्या बोलेंगे। यस ऑफ कोर्स इनकम अधिक हो सकता है एक्सपेंडिचर से, यस ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर अधिक हो सकता है इनकम से, लेकिन हम लोग अब उसे प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेंगे। उनके लिए एक नया एकदम फैंसी सा नाम लेकर के आएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सस्पेंस पर्दा लगा करके हम लोग रख रहे हैं, ताकि बाद में वो मैं पर्दा खोलूं कि यहां पर जो आप पहले प्रॉफिट समझा करते थे, यहां उसका क्या नाम बदल गया है और वो प्रॉफिट क्यों नहीं कहा जा रहा। दूसरा, लॉस के बारे में भी वही बात मैं बोलूंगा। तो प्रॉफिट और लॉस यहां बदल चुका है। इनकम एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर से अधिक हो सकता है, एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक हो सकता है, मगर अब हम लोग उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग ले ले सर कि कुछ है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सर एग्जाम्पल जिसमें आप कह सके ये सर्विस मोटिव के लिए होते हैं और इनका उद्देश्य कहीं से भी फायदा कमाने का नहीं होता। बिल्कुल एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा आप बताना आपके मन से क्या निकला। मैंने कहा एग्जाम्पल में एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम ले रहा हूं और कह रहा हूं स्कूल। जैसे मैंने स्कूल लिखा ना, आप गुस्से से पागल हो गए होगे। क्या लिख दिया सर आपने यहां पर? किस संस्था को आपने कह दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये सर हमारा फीस ले लेकर के हमारा खून चूस लेता है सर। आप गुस्से से पागल हो गए होगे। आपके अगर पेरेंट्स बगल में बैठ करके इस वीडियोस को देख रहे हो तो भी कह रहे होंगे, अरे मास्टर क्या पढ़ा रहा है? स्कूल को कह रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बचपन से सबसे अधिक खर्चे हमने इसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोगों के लिए किया है, और स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर खूब मजे मजे में बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। बच्चे, मैं भी आपके दिल का दर्द समझता हूं, मैं भी समझ सकता हूं, आपके दिल को बहुत पीड़ा हो रही होगी जब मैं आपको ये स्कूल को ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं। लेकिन क्या करेंगे, प्रैक्टिकली वो एंजॉय करते होंगे, लीगल लॉस का लूप होल्स निकाल करके वो एंजॉय करते होंगे, लेकिन कागजों के अंदर तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वकील तो हो नहीं कि आप जाकर के कहोगे कि नहीं जी हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि ये स्कूल यहां पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बच्चे, हमारा क्या है, हम लोग क्लास 12 के एक अकाउंटेंट हैं। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि ठीक है, अब भाई बेईमानी से कोई कुछ भी कर ले, उससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन जो इसका पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। ये इसका पर्पस होता है कि प्रॉफिट मोटिव, सॉरी मैंने प्रॉफिट मोटिव बोल दिया। ये इसका जो पर्पस होता है बच्चे स्कूल का, वो होता है सर्विस मोटिव। यानी उसका प्रॉफिट मोटिव कोई ऑब्जेक्टिव से स्कूल नहीं खोले जाते हैं। फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या होता है उस चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो दिल को समझा लो और मान लो कि हाँ ये हम कह रहे हैं कि हमारा स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कोई क्लब हो गया इस प्रकार में, जहां आप जाते हो, आप एक मेंबरशिप ले लेते हो और उस अंदर मेंबरशिप के अंदर आप कुछ गेम्स खेलते हो, स्विमिंग पूल एंजॉय करते हो, इस तरीके की चीजें आप करते हो क्लब के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आना बिल्कुल लाजमी है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप अगर ये सोचते हो कि सर थोड़ा और क्लियर करो, फिर जो हम लोग फीस देते हैं उसका क्या है सर, फिर सर इस क्लब मेंबरशिप क्लब के अंदर जाकर के आप कह रहे हो स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हो और क्या बोलते हैं कि गेम्स खेल सकते हो, सर उसके लिए भी तो हम पैसे देते हैं, तो फिर ये क्या है उनका? बच्चे, मैंने अभी बोला आप ना जो भी, अब समझना ध्यान से, क्या होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी इनको हो रहा है ना दैट इज इनकम। मैं अभी भी बोल रहा हूं दिस इज इनकम। और मैं कह रहा हूं कि चलो जी आपसे, मान लो आपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को 1000 रुपए फीस के तौर पे दिया, ठीक है सर, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का ये इनकम हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिट इसलिए नहीं है
क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलता है कि भैया हम जो फीस पा रहे हैं ना, हम जो इनकम पा रहे हैं ना, हम अपने उन्हीं मेंबर्स के ऊपर उनके इंजॉयमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके तरह तरह की चीजों के लिए खर्च कर देते हैं। यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलते हैं, हमें जो मान लो ये मेंबर्स हैं, ये रहे मेंबर्स, तो आप भी एक तरीके से मान करके चलो ना, स्कूल को फीस दे रहे हो तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो, यू आर पेइंग फीस टू योर स्कूल, ठीक है। तो आप ना मेंबर्स हो या आप स्टूडेंट्स अपने आप को समझ लो जो फीस दे रहा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है ना कि हम लोग यही पैसा अपने मेंबर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, इन्हीं को व्यवस्थाएं देने में, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस। क्या कह दिया इसने कि हम लोग यही जो हमारे इनकम आए ना, हम लोग ये पूरा का पूरा खर्च करते हैं अपने उन्हीं मेंबर्स के ऊपर, चाहे किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली उनके ऊपर या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट करके जिससे इन मेंबर्स को फायदा हो, तो हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो हम फायदा कहां कमा रहे हैं? तो मान लीजिए एक यहां पर 1000 यहां पर इनकम पाए और बोल रहे हैं कि हम धीरे 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 धीरे, मान लीजिए इन्होंने 800 रुपए खर्च कर दिए आपको सर्विसेज देने में, कह रहे हैं कि हम सर्विसेज देने में कर रहे हैं, और जो 200 बच गया ना, 200 बच गया, तब भी आपका दिमाग कहेगा सर ये 200 तो प्रॉफिट है ना, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, ये 200 नहीं है, ये हमारे पास सरप्लस में पड़ा हुआ है। देखिए क्या कह रहा, प्रॉफिट नहीं है ये हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा सस्पेंस खोल रहा हूं, क्या नाम दिया हमने कहा ये हमारे पास सरप्लस में पड़ा हुआ है, और ये सरप्लस में जो है कभी ना कभी वापस हम इनके ऊपर खर्च कर देंगे। यानी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये 200 प्रॉफिट है। ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि जब ये सरप्लस आ जाता ना, तो आपने देखा होगा जब आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था क्या होता था, ट्रांसफर होकर कैपिटल में मालिक के चला जाता था। जब आपने पार्टनरशिप पढ़ी तब भी आपने देखा कि जो ये प्रॉफिट बच जाता था वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनके कैपिटल में। बट ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये फर्म के पास ही पड़ा रहेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही पड़ा रहेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। और ये बोलता है ये सरप्लस है, एक ना एक दिन वापस हम अपने ही मेंबर्स के ऊपर, जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर, उन्हें सर्विस देने में, उन्हें व्यवस्थाएं देने में हम ये पैसा खर्च कर देंगे। यानी ये मानता ही नहीं कि ये इसका प्रॉफिट है, इसलिए इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोला गया है बच्चे। इसलिए इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से पढ़ने का हम लोग को अपना टेक्निक डेवलप करके चलना है इसके अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कहीं ना कहीं आपने जो बेसिक चीज सीखी है ना इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे ही आपको इनकम और एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिखेगा। लेकिन जो बच जाएगा वो कोई बांटेगा नहीं, यहां कोई मालिक नहीं है जो आपस में बांट लेगा, मालिकों के बीच में नहीं बंटने वाला। यह पैसा सरप्लस की तरीके से उनके पास पड़ा रहेगा और भविष्य में अपने मेंबर्स को ही सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में वो उस पैसे का खर्च कर लेंगे, और उसका नाम क्या हो गया, सरप्लस। हां, अगर यही निगेटिव होता तो उसका नाम होता है डेफिसिट। लेकिन सरप्लस, जिसे मैं लॉस कहते थे, जैसे हम लोग जिसको अभी हम लोग उसको लॉस नहीं बोलेंगे, कहेंगे नुकसान कहां हुआ है, पैसा कम पड़ गया है, डेफिसिट है, बाद में फिर ले लेंगे अपने मेंबर्स से, कहीं ना कहीं से फिर अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट और लॉस बोलना ही नहीं है, चीजें आपको वैसे ही दिखेंगी लेकिन प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलना। जैसे आपको प्रॉफिट दिखता था वैसे को आप बोलोगे सरप्लस, और जब आपको लॉस दिखता था तो अब जाकर के बोलोगे डेफिसिट। यानी कोई मालिक नहीं है जिसके बीच में आप ये फायदा और नुकसान बांट करके हटा दें, इसलिए इसको बोला जा रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने हमेशा स्टार्ट किया, इनका क्या उद्देश्य है, सर्विस मोटिव, आपको एक नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, क्या उद्देश्य है, सर्विस मोटिव। तो ये तो मैंने एक ब्रीफ बैकग्राउंड बना दिया कि आप जो पढ़ करके आए हो बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आपने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा है वही हेल्प करेगा आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए भी, मगर जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, जो थोड़े थोड़े अप्रोच में चेंजेस हैं, वो हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर बदलते चलेंगे। तो आज से हम लोग कसम खा लेंगे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फायदा नहीं कमा सकता, जो फायदे जैसी चीज दिखेगी उसे बोलेंगे सरप्लस, जो घाटे जैसी चीज दिखेगी उसे बोलेंगे हम लोग डेफिसिट। बस इतना आपको समझाने के लिए मैंने सारे एग्जांपल्स वगैरह यहां पर दिए हैं, ठीक है।
अब मैं एग्जांपल पे बात था, वरना स्टार्ट मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना था, मगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, स्कूल वाली बात भी बता दिया और आपको पहले से कह दिया तैयार रहना, इसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? ये तो चलिए इतनी हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पर खूब सारा भाषणबाजी किया, इसका बैकग्राउंड बनाया, इसका माहौल बनाया, लेकिन सर अब ये मुझे बता दो कि हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? क्या सर इसकी भी जर्नल एंट्रीज होती है? सर क्या इसके भी लेजर बनते हैं? सर इसका भी क्या कुछ इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज बनेगी? सर इसका भी क्या बैलेंस शीट होता है? ये सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं ना, उसी का जवाब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो भाई, जनरल एंट्रीज जब आप अकाउंटिंग सीखते हो ना, तो जनरल एंट्रीज तो समझ लीजिए बेस है, लेजर तो बेस है, तो जनरल एंट्रीज लेजर ये तो होगा ही होगा, वरना आप अकाउंट्स थोड़ी पढ़ रहे होते, वो तो होना ही होना है। लेकिन जब आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करते थे, तो बताइए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ते थे? मैं छुपा करके यहां पर साइड में लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना इसका हमें कोई रोल नहीं है, ये सारा कुछ आप जान चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप क्या बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का? सर हम लोग एक बनाते थे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद आता है, बचपन से पढ़ा है आपने। आप दूसरा, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस भी ले लीजिएगा, बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। यहां पर सेकंड नंबर पे आप बनाते थे यहां पर इनके बैलेंस शीट। तो ये तो दो मेजर चीज है जो आप क्लास 11 और 12 के अंदर खूब देखे हो, क्लास 11 और 12 के अंदर आपने ये खूब देखा है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सर जो आप लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या होगा, क्या सीख करके इसके अंदर हम लोग चलेंगे? आइए अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर नंबर 1, इसके अंदर जो हम लोग सीखेंगे वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मुख्य खाता हम लोग जो सीखेंगे बच्चे, वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। मैंने बोला है नाम बदला है, काम वही चलेगा, ऊपर दिखेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अंदर से सारी वही चीजें कराऊंगा जो आपको यहां पढ़ाया था, यानी ये आपको हेल्प करेगा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीखने के लिए। तो मैं आपके ना हिंट के लिए लिख देता हूं यहां पर, मैं यहां पर हिंट के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, कई बार ना बच्चे हिंट समझते नहीं है, उनकी ना अंग्रेजी इतनी अच्छी होती है कि ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। मैं लिख रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब जैसे मैंने लिखा ना सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कई बच्चे लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भाई, सिमिलर का मतलब क्या होता है? उसके जैसा है, वही नहीं है। तो याद रखिएगा, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखिएगा, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई है उसका, बस नाम बदल गया है। ठीक है सर। दूसरे नंबर पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और फिर मैंने यहां पर एक चीज लिखना है, और वो होगा सिमिलर टू कैश बुक या फिर कैश अकाउंट। मैं क्या लिख रहा हूं? सिमिलर टू कैश बुक, या फिर बच्चे मैं अकाउंट भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो कैश बुक बोलूं या कैश अकाउंट बोलूं, सिमिलर एकदम। यानी अगर आपने कभी बचपन में कैश बुक या कैश अकाउंट पढ़ा है ना, खाता, कैश का खाता, तो समझ लीजिए उसी का है नाम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट नहीं एक्चुअली है, उसके जैसा ही होगा। वो सारा कुछ जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। अभी मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिटा रहा हूं, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होकर के इसके ही दिमाग में भर लेंगे। तो इसको तो आप टाटा बाय बाय कर दो, चलिए। और थर्ड नंबर पर वही पुराना आएगा अपना बैलेंस शीट। थर्ड नंबर पर बच्चे आएगा हमारा बैलेंस शीट। तो हम लोग आज इसके अंदर लिख भी नहीं सकते सिमिलर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, जो पहले हुआ करता था वही अभी भी यहां पर हमारे पास बैलेंस शीट। तो देख सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट जो हम लोग को अकाउंट बना करके चलना है, दिस इज नॉट अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट।
तीन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को इसके अंदर सीखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फायदा नहीं कमाते हैं ऐसे संस्थाओं के विषय में। तो ये तीन चीज पर अपने आप को कमांड बनानी पड़ेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको मैंने कह दिया कि भैया ये भाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है, ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये भाई है कैश बुक का, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, जैसे आप पहले बनाया करते थे वैसे अभी भी बनाएंगे हम लोग। तो चले बच्चे, नॉन स्टॉप मैंने आपको यहां तक सारी भाषणबाजी की है। मैं 10 सेकंड के लिए बोर्ड भी छोड़ रहा हूं, फिर मैं मिटाऊंगा, लेकिन तब तक आप मुझे फीडबैक दें, क्या आपको हल्का फुल्का ये चैप्टर समझ आना शुरू हो गया है कि नहीं, या जो आपके माइंड में ये बात थी कि अरे बड़ा टफ चैप्टर है, क्या लग रहा है हम लोगों ने अप्रोच सही उठाई है कि नहीं, क्या लग रहा है कि हाँ सर अभी तो लग रहा है ढीला ढाला ही चैप्टर है। चलिए फटाफट कमेंट्स करें, कैसा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है या ढीला ढाला लग रहा है। चलिए तब तक मैं मिटाता हूं यहां पर, क्योंकि इसके आगे की बातें मुझे डिस्कस करनी है। कमेंट करो कमेंट, तुम लोग शांत नहीं बैठोगे, कमेंट्स करो फास्ट। फटाफट कमेंट करें। यस, शिवांगी कह रही है कि हाँ सर ढीला ढाला है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे हैं कि ढीला ढाला, तो ढीला ढाला ये एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब सब कुछ भूल जाओ, अब मैंने बता दिया, अब अभी तक मैंने सारा का सारा बैकग्राउंड ना आपको दे दिया यार, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के बारे में, यानी उसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन अब मैं पूरी की पूरी जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपको ये चैप्टर सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं ना, आपको फॉलो करना है। कई बार आपको लगेगा सर किताब में तो ऐसी बातें लिखी भी नहीं है। बच्चे नहीं लिखी है किताब छोड़ो, मुझे नहीं मतलब है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप सीखना स्टार्ट करो। जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए इस चैप्टर्स के लिए, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले मैं जो एक डिस्क्राइब करने वाला हूं, एक थ्योरी जिसको कई बार मैंने आपको पढ़ाया है और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता आज वापस से सीख लो। बार बार कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, वो नेचर मुझे आज दोबारा पढ़ाना है। बच्चे आपने नेचर सुना होगा, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, आपने कई बार सुना होगा कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर सुना होगा। वही सारी चीज मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं, जिसे आपको ध्यान से सीख करके चल रहा है। बच्चे नेचर बोल रहा हूं, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू यानी सेल्स नहीं बोल रहा हूं, नेचर। आपको पता होगा बच्चे कि जब भी कोई इनकम या एक्सपेंडिचर होता है, या रिसिप्ट मैं बोलता हूं, लिव इनकम की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई रिसिप्ट होता है यानी जब आपको पैसे मिल रहे हैं, या जब भी आपका कोई एक्सपेंडिचर होता है यानी जब भी आप पैसे खर्च करते हो, तो उन सारे रिसिप्ट ऑफ कैश या एक्सपेंडिचर ऑफ कैश पे आप उनको दो नेचर में बांटते हो। एक को कहते हो आप दैट इज कैपिटल नेचर, और एक को कहते हो आप रेवेन्यू नेचर। उन्हीं को डिटेल्ड में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लो, आपको फ्री में मतलब समझ लो ये चीज सीखने के लिए मिल रही है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं ना अपने, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दो चीज है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंडिचर के ऊपर लेकर के आता हूं। जब कभी आपका एक्सपेंडिचर होगा बच्चे, तो याद रखिएगा वो दो चीज मान करके चलिएगा, या तो हम बोलेंगे उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और या तो हम उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों सर इस छोटी सी चीज पर इतना जोर दे रहे थे। क्योंकि मैं ना वो बच्चों वाली बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको बोलूंगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको आनी चाहिए सारी बातें। अब देखो भाई, आपको पता है कि सर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं ना, यानी हमारा पैसा निकलने वाला है, आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में आप बात कर रहे हो। आप सबको पता है सर, नंबर 1 पर हम कह सकते हैं इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग यानी बार बार नहीं होगा। याद रख लो, बार बार नहीं होगा। आप एक बार करते हो लेकिन उसका बेनिफिट बहुत समय तक इस्तेमाल करते रहते हो। जैसे आप मान लीजिए जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद लिया, आप देखो क्या हो रहा है उसमें, आपका पैसा तो जा रहा है मगर उसकी बेनिफिट आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब बार बार वैसे चीजें आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं करते हो, लेकिन
जैसे ही मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर आऊंगा तो आप कहोगे कि सर ये होता है रिकरिंग इन नेचर, इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज रिकरिंग बार बार होगा, ये बार बार नहीं होगा। तो चलिए अब पहले मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करा दूं। नंबर टू सर आप बताओ ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे असर करता है? तो बच्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना वो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होती है उनको अफेक्ट करेगा, चाहे जिस भी ढंग से अफेक्ट कर ले। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चाहे वो बढ़ा देगी या घटा देगी। तो आपको सोच करके चलना है कि क्या करेगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा या घटाएगा, उसके बारे में बोलो। यस, इट अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो दूसरा नेचर है इसका वो आपको जान करके चलना है। इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा बच्चे, जैसे मैंने बोला कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर निश्चित तौर पे फिर ये तो ना ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट से रिलेटेड होने वाला। यस, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं बच्चे। जब आप ये सारी टर्मिनोलॉजी सीखे रहोगे तो फिर आपको आसानी होगी वो पूरी चीज सीखने के लिए। तो अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, सर बता भी दो किसको बढ़ाता है किसको घटाता है। एग्जांपल मैंने आपको कर दिया, आप खुद सोचो। जब आपका पैसा कब निकलेगा? जब आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे। क्या करोगे? जब आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो तो भैया पैसा निकल रहा है तो आपका एसेट्स बढ़ रहा है। यानी जब भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आपका एसेट्स जो होगा ना, फिक्स एसेट्स, मैं खास करके फिक्स एसेट्स की बात करता हूं, याद रखिएगा। तो क्या होगा? एसेट्स आपके बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं। और सर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि लायबिलिटी को असर करे? आप खुद सोचो बच्चे, जब आप लोन का रिपेमेंट करते हो, अब देखो लोन का रिपेमेंट इज नॉट समथिंग लाइक कि आप बार बार कोई ऐसा खर्चा करो, नहीं। लोन का रिपेमेंट, आप उसका रिपेमेंट करते हो। लोन एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को जब डिक्रीज करने वाला आउटफ्लो हो रहा है, सीधे आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। और भी याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या जो लायबिलिटीज के नेचर में है जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटीज, उनको डिक्रीज करने की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो जैसे ही आपको लगे ना कि कोई मेरा एक्सपेंडिचर जिसमें मेरा पैसा जा रहा है और मेरे लायबिलिटीज पर या एसेट्स पर, एसेट्स की बात मैंने कर ली, लायबिलिटीज पर फर्क पड़ रहा है, तुरंत आप समझ जाइएगा उसका कैपिटल नेचर है। लेकिन कैसे करेगा? आप अगर अपनी कोई लायबिलिटीज पे करते हो तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, यानी वो एक्सपेंडिचर है। अब क्योंकि लायबिलिटी को कम कर रहा है यानी वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लायबिलिटी को कम करता दिखेगा आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लायबिलिटीज आपकी घटती दिखेगी, डिक्रीज। तो याद रखिएगा बच्चे, सेकंड में एक तो ये नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होगा। दूसरा, इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी इंक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्रीज होता है बच्चे। इस पर आपको फोकस करके चलना है। बहुत मौके मिलेंगे जब एडजस्टमेंट से आपको पकड़ करके चीजें कंफ्यूज होगी कि मैं इसके नेचर के आधार पर कहां लेकर के जाऊं, तो वो समझने में बहुत मदद मिलेगी आपको। थर्ड नंबर पे मैं आपको बता सकता हूं, थर्ड नंबर पर मैं आपको बोल सकता हूं कि ये आपके जो फिक्स एसेट्स है ना, उनके एफिशिएंसी या कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। यानी अगर आप कोई मेजर रिपेयर करते हो, आपको याद आता है, छोटे छिटपुट रिपेयर नहीं बोलता। अब मान लो सेकंड हैंड मशीनरी कोई खरीद रहे हो, लेकिन उसका पूरा का पूरा आपने रिन्यूअल कराया और वो मशीन पहले जो कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी अब काम करना स्टार्ट कर दे रही है, तो आप क्या बोलोगे? वो कैसे खर्चे हैं? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहां आपने कोई ना एसेट्स बढ़ाया नहीं है, यहां आपने कोई लायबिलिटी कम नहीं की है, आपने उसी एसेट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है, आपने उसी एसेट्स के कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो बच्चे अगर कोई खर्चा, याद रख लीजिए, किसी फिक्स एसेट्स के एफिशिएंसी को या कैपेसिटी को बढ़ा देता है तो भी हम लोग उसे बोलेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट पर, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आपके फिक्स एसेट्स के वो एफिशिएंसी को या फिर कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है।
ये सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, अभी थ्योरेटिकल में लेकर के चल रहा हूं, एकदम सिंपल सिंपल बात। चलो भाई सर कुछ एग्जांपल लिख दो, सारी बातें एक तरफ और एग्जांपल एक तरफ। हम लोग ना एग्जांपल से ही मोटा मोटी समझ करके आता है कि आखिर आप इतने देर से जो बात कर रहे हैं हम लोग के साथ वो क्या कर रहे हैं। आप एग्जांपल्स मुझे दे सकते हो। एग्जांपल्स में बच्चे जैसे एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, बोल तो कई बार दिया हूं मगर फिर भी लिख रहा हूं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। और बी नंबर पे मैं लिख सकता हूं रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन। अगर आप कोई रिपेमेंट कर रहे हो, लोन का पैसा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सी नंबर पे मैं कर सकता हूं कि अगर आप कोई मेजर रिपेयर कर रहे हो तो वो आ सकता है मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर। तो इस प्रकार की चीजें बच्चे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखेगी, एकदम सिंपल। फटाफट इससे पहले मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टार्ट करूं, बोलो भाई क्या सारे बच्चों को समझ आया क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? और याद रखिएगा मैं यहां भी लिख रहा हूं इट अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मैं लिख भी दे रहा हूं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो यानी इसका रिलेशन बैलेंस शीट से ज्यादा देखने के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अब हम लोग आ गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं कर रहा हूं, अब इसी का ना जस्ट उल्टा लिखना है मुझे। अब मुझे जस्ट इसका उल्टा लिखना, मैं क्या लिख रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज जो होगा रिकरिंग, बार बार होगा, ऐसे खर्चे जो बार बार होंगे। अच्छा सर क्या ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क करेगा? नो, इट डज नॉट अफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बच्चे ये अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा सर ये बात है। तीसरे नंबर पर सर क्या ये एफिशिएंसी वाले पॉइंट पर करेगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट एफिशिएंसी, अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो सिर्फ डज नॉट बोलना है हम लोग को और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा सर कुछ एग्जांपल्स बता दो इसके। जितने भी एग्जांपल है आपको बड़े आसान आ रहे हैं। कोई परचेजेज हो गया, परचेजेज हो गया बच्चे, जो भी आप देखते हो ना परचेजेज, जितने भी थे, वेजेस पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ये सारे एग्जांपल आपके क्या हैं? ये सारे एग्जांपल आपके हैं, वो दर्शाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। चले भाई फटाफट से मुझे समझा दें, क्या आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर मैं सिखाना चाहता था, क्या मैं कामयाब हो पाया हूं कि नहीं हो पाया हूं? क्या आपने समझा है या फिर नहीं समझा है? फास्ट कमेंट्स करें आप, फास्ट फास्ट फास्ट। 10 सेकंड के लिए बोर्ड छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है तो कह रहे हैं बच्चे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस तो एक्सपेंडिचर सीख गए हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडिचर की ओर बात कर रहे थे, जहां हमारा पैसा निकल रहा है, जहां हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है ना, आउटफ्लो ऑफ कैश, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर सीख गए, हमारा पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा। मैं बगल में लिख भी दूं क्या? लो यहां पर लिख भी देता हूं, आउटफ्लो ऑफ कैश। हमारा कैश निकला तो मैं या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा या फिर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। ये दोनों बात मैंने बोल दिया। ठीक है, अब इसी का एक अगला कॉन्सेप्ट है जो कि इनफ्लो ऑफ कैश के ऊपर बात करेगा, इनफ्लो ऑफ कैश के ऊपर। और याद रखना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना आपको पार्ट बी के अंदर, तो भी मैं इन बातों पे चर्चाएं दोबारा करूंगा। तो उस समय अपना चेहरा उतार करके मत बैठ जाना कि सर क्या बोल रहे हो आप। इसलिए ध्यान से इन क्लासेस को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से भर लो। कम से कम मुझे लगता है क्लास 12 के अंदर ही दूसरी या तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूं किसी न किसी अलग सब्जेक्ट के अंदर। तो चलो भाई अब अगला हम लोग आ गए इनफ्लो ऑफ कैश, जिसको हम लोग कहेंगे रिसिप्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट। तो अब मैं चेंज कर रहा हूं सारा चीज, आप मिटा करके नहीं चेंज करोगे, आप नया टॉपिक बना लेना। अब मैं बात कर रहा हूं इनफ्लो ऑफ कैश, जिसको मैं कह रहा हूं यहां पर दैट इज दो भाग में फिर हम बांटेंगे। कौन कौन सा सर? एक होगा मेरा कैपिटल रिसिप्ट और एक होगा मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। एक हमारा है कैपिटल रिसिप्ट, एक है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो आकर के देखते हैं क्या क्या बोला। अब ये सारी बातें मैं वापस से लिखूंगा यहां पर, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मैं वापस से लिखाऊंगा यहां पर। तो जो जो चीजें मिटानी चाहिए मैं मिटा देता हूं यहां पर।
एग्जाम्पल्स वगैरह सब मैं वापस से लिखाऊंगा, इसे हटा दिया जाए। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं वापस से कि पहला नंबर वाला तो बिल्कुल सेम है भाई, कि इट इज नॉन रिकरिंग, यानी ऐसे इनफ्लो ऑफ कैश जो बार बार नहीं होते हैं, जो बार बार नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बच्चे आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर। लेकिन देखिए, अगर सिर्फ एक चीज से आप पकड़ पाते ना तो मैं नॉन रिकरिंग लिख करके छोड़ देता, क्योंकि इनके साथ साथ इन बातों का भी आपको ख्याल रख करके चलना। एक नेचर से नहीं समझ आया तो दूसरे एक्सप्लेनेशन से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ये कैपिटल है या फिर रेवेन्यू नेचर है। तो इसलिए कई सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूं कि किन्हीं ना किन्हीं पॉइंट से तो आप समझ लोगे कि ये ट्रांजेक्शन जो बोल रहा है ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। चले बच्चे, तो यहां पर आकर के मैंने बोला नॉन रिकरिंग, और दूसरे नंबर पे वापस मैंने बोला इट अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन इस बार सोच करके चलेंगे, इस बार आपको पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो सोचो क्या हो रहा होगा। इस बार एसेट्स खरीद के बढ़ा रहे होगे या अपने पुराने एसेट्स बेच दे रहे होगे। इस बार आपका एसेट्स घट रहा है या बढ़ रहा है, बोलो फटाफट कमेंट्स करो। आप देख सकते हो आपका एसेट्स घट रहा है, आपका एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी तो पैसे आएंगे। अरे दुकान में जाकर के अपने पुराने एसेट्स बेचो, हटाओ, तभी तो पैसे आएंगे। तो रिसिप्ट के विषय में सोचते हो तो एसेट्स आपके क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। लेकिन रिसिप्ट तो ऐसे भी हो सकता है सर कि हमने लोन ले लिया, हमने लोन उठा लिया, यस बच्चे, यानी लायबिलिटीज इसके केस में बढ़ती दिखेगी। तो अगर कोई रिसिप्ट पर आपकी लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है बच्चे अगर लायबिलिटीज, तो भी आप समझ लीजिए कि ये आपका, भाई आपने लोन लिया, रिसिप्ट हुआ, पैसे आ गए, लेकिन लायबिलिटीज बढ़ गई, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो सिंपल एकदम, इट इज नॉन रिकरिंग। एंड सेकंड वन किस पर कमेंट किया हम लोगों ने कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहां पर एसेट्स डिक्रीज होता आपको दिखेगा और लायबिलिटीज बढ़ती दिखेगी किसी इनफ्लो से, तो तुरंत बोल दीजिएगा कि दैट इज हमारा है कैपिटल रिसिप्ट। सर इसके एग्जांपल बताओ, कुछ एग्जांपल बताओ, फटाफट एग्जांपल बताओ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने कोई फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, चलो भाई, तो ये हमारे पास आ गया। और सर लायबिलिटीज बता दो कि सर लायबिलिटीज कैसे हमारी घट रही है, लायबिलिटीज कैसे बढ़ रही है हमारा। तो बी नंबर पे हम लोग कर सकते हैं टेकन लोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जब कभी एसेट्स घटे या फिर आपका लायबिलिटीज बढ़े तो ऐसे रिसिप्ट को आप कहेंगे, ऐसे पैसे मिलने को आप कहेंगे बच्चे कि आपका कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, अब हम लोग जब बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट पे तो दो चीज बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये रिकरिंग है, यानी साल दर साल आपके एनुअल बेसिस पर होता है। जैसे एग्जांपल में लिखते भी चलता हूं, एग्जांपल जैसे आप सेल्स कर रहे हो, जैसे आप रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव्ड, भाई ये तो आपके हमेशा दिखेंगे ना, कमीशन हो गया, इस प्रकार की जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब के सब आपके क्या है, एनुअल बेसिस पे हमेशा होती रहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू रिसिप्ट। और यहां पर बाकी दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, इट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर। आप देख सकते हैं बार बार होता है, ईयर टू ईयर आप सेल्स करते हो। अब देखो मैं सेल्स हटा देता हूं, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि सेल्स लिखूंगा तो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज जाओगे, तो मैं फीस लिख देता हूं यहां पर, ये लो फीस लिख दिया मैंने। हालांकि आप सेल्स भी एग्जांपल में लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ाता हूं तो चाहे प्रॉफिट है चाहे नॉन प्रॉफिट है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलरली हम लोग एनपीओ के अंदर पढ़ रहे हैं तो मैंने सेल्स से अच्छा शब्द आपको यहां पर फीस दे दिया यहां पर। तो बिल्कुल सिंपल आपको देखने के लिए मिल गया, ये हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, और ये दोनों का फर्क हम लोग को सीखना बहुत जरूरी था अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। चलिए भाई फाइनल कमेंट करें बच्चे, कितने बच्चों को ये पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। और आज के बाद किसी भी चैप्टर्स के अंदर ये आया ना तो मैं कहूंगा जाओ भाई वो लेक्चर नंबर वाला देख लो, बोलो ऐसा मैं रेफर कर सकता हूं कि जाओ वाला लेक्चर नंबर देख लो, ये आपका काम है बताना। फास्ट कमेंट्स करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम लोगों ने नोटिंग करी थी ना, क्या क्या नोटिंग करी थी, क्या क्या पढ़ना हम लोग को, एक पढ़ना हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा पढ़ना है हम लोगों को इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा पढ़ना बैलेंस शीट।
तो मैं बारी बारी से, मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, मैं भी एग्जैक्ट फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक फॉर्मेट्स आपको सिखा रहा हूं। बाकी बाद में जब मैं सवाल बनाऊंगा ना तो फिर आपको डिटेल फॉर्मेट में लेकर के चलूंगा। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको यहां पर कि जब हम लोग बेसिक फॉर्मेट में लिख रहा हूं, बेसिक फॉर्मेट, और बेसिक फॉर्मेट में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट की, रिसिप्ट एंड पेमेंट की। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि सिमिलर टू कैश बुक या फिर कैश अकाउंट। तो फिर इसके बेसिक फॉर्मेट को समझते हैं। जो सवाल लगाना उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक फॉर्मेट के ऊपर चर्चा चला रहा हूं। अब देखिए, जैसे आप खाते बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से खाते बनाओ, और मेरी हेल्प करना, मैंने आपको जानबूझ के बोला है कि ये कैश बुक से मिलता जुलता है, आप मुझे हेल्प करना। अब सारे बच्चे मुझे अभी अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने अपने यहां पर कैश अकाउंट बनाना सीखा है। अब सारे बच्चे मुझे हेल्प करो, अगर ये कैश बुक है तो आप खुद मुझे सोच करके बताओ कि भाई कि कैसे बनेगा ये, क्या इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता होगा कि नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ये कैश बुक जैसा ही है तो आपको पता है कैश एक आपका एसेट्स होता था जिसकी शुरुआत आप किधर से करते थे, ओपनिंग बैलेंस किधर से लिखते थे, इधर से लिखते थे सर, ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चे एकदम देखिए, मैंने कहा सिमिलर टू कैश बुक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आप बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर करके चलोगे। अच्छा, अब आपको पता है कि सर यहां पर ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको क्योंकि बिल्कुल एकदम कैश की तरीके से बनाना है, तो आप मुझे बताओ जब कैश आता था, बढ़ता था, तो आप डेबिट साइड दिखाते थे या क्रेडिट साइड दिखाते थे? सोच करके बताइए फटाफट मुझे। आप मुझे किधर लिखते थे? आप जब कैश आता था, जब आप पहले पढ़ा करते थे, तो आप किधर लिखते थे? फास्ट बताओ, किधर लिखते थे? डेबिट या क्रेडिट, किधर लिखते थे? डेबिट साइड में। यानी कि सर आपने एक बार इसको बोल दिया कि कैश जैसा है, तो यहां से हम लोग का आएगा रिसिप्ट, और सर यहां से ना हमारा जाएगा पेमेंट। तो याद रखिएगा, डेबिट साइड में आपका आता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में आपका जाता है पेमेंट्स। बच्चे जैसे कैश बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैश घटता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये कैश अकाउंट का ही भाई है, तो बिल्कुल सेम टू सेम एकदम चल रहा है। रिसिप्ट आप किधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? रिसिप्ट आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे अपने डेबिट साइड में। ओके सर, क्लियर हो गया एकदम। और आपको पता है अंत में जो बैलेंस होता था वो हम लोग किधर लिखते थे? सर लास्ट में जो होता है ना, यहां पर लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। ये दो चीज तो एकदम सिंपल है, दो चीज तो मैंने लिख दिया यहां पर सिंपल है, और आगे डिटेल डिस्कशंस कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मेट देखिए, आप समझ जाएंगे बेसिक फॉर्मेट से ही। अब मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे, आपको पैसे आएंगे, और जैसे मैंने बोला ना पैसे आएंगे, मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, तो आप खुद सोचो, आपने अगर बिल्डिंग बेच दी तो भी आपको पैसे आए, और आपने कोई फीस रिसीव किया है, फीस रिसीव किया तो भी पैसे आए। अब बोलो, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड इस बात में भेदभाव करेगा क्या कि भैया नहीं ये तो कैपिटल रिसिप्ट्स है, भैया नहीं ये तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है? कोई भेदभाव करेगा क्या? या कैश तो कैश है, सर पैसा मिला तो रिकॉर्ड होगा? बोलो भाई, क्या ये भेदभाव करेगा कि नहीं ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, नहीं ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है? कोई भेदभाव नहीं करेगा भैया, पैसा तो पैसा है, पैसा मिला तो हर प्रकार का जो पैसा मिला रिकॉर्ड होगा, पैसा गया तो हर प्रकार का जो पैसा जाएगा वो रिकॉर्ड होगा। ये बात आपको अपने ध्यान में बना करके क्लियर ढंग से रखनी है। इसलिए मैंने अभी आपको कैपिटल रेवेन्यू बोला, क्योंकि अब मैं हर जगह आपको कैपिटल रेवेन्यू बोलूंगा, चाहे फीस से पैसे आए यानी जो आपका रेवेन्यू नेचर है, चाहे आपका बिल्डिंग बेचने से पैसा आए जो कि कैपिटल रिसिप्ट है, सारे के सारे रिसिप्ट्स आएंगे, सारे के सारे पेमेंट्स आपके आएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, क्या क्या रिकॉर्ड होगा यहां पर? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सब कुछ यहां पर जब आप लिखेंगे टू करके, मैं अभी बेसिक फॉर्मेट लिख रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, टू ऑल रिसिप्ट्स, यानी टू आप कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा सर, और टू आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा सर, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा सर। ओके, और बाई आपका कैपिटल जितने एक्सपेंडिचर होंगे वो भी आएंगे सर, और बाई आपका
यहां पर जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, चाहे जैसे भी है, पैसा जा रहा है ना, आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है ना, आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों आएंगे, इसलिए मैं बीच में प्लस का साइन लगा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, आप समझ सकते हैं। चाहे कोई सा भी नेचर का आपका रिसिप्ट या पेमेंट हो, अगर आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करके चल रहा है। इतनी बात पर फटाफट कमेंट करें, बोले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार का रिसिप्ट होगा तो यहां आएगा, और किसी भी प्रकार का आपका यहां पर पेमेंट होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो यहां आएगा। क्या हो गया, सो गए हो क्या बच्चे? आपके कमेंट्स के बगैर ना यहां पर क्लास एकदम ढीली हो जाएगी। चैप्टर तो ढीला नहीं होगा, कह रहे थे ना ढीला चैप्टर है, तुम लोग ढीले हो जाओगे आराम से। हाँ कमेंट करो, कमेंट 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 कमेंट, ठीक है। तो एक बात आपने सर बिल्कुल कह दिया, चलिए दो बातें हम लोग यहां पर समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सोचो, बार बार कह रहा हूं सिमिलर टू कैश बुक, क्या लिख रहा हूं मैं? सिमिलर टू कैश बुक, कई बार बोल दिया मैंने, सिमिलर टू कैश बुक। तो मुझे यह बता दो, जितने भी उधार वाले या नॉन कैश आइटम्स हैं, क्या इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होने चाहिए क्या? फटाफट कमेंट्स करें। जितने भी उधार वाले ट्रांजैक्शंस हैं या नॉन कैश वाले ट्रांजैक्शंस हैं, क्या यहां रिकॉर्ड होने चाहिए क्या? फटाफट कमेंट्स करें, यस और नो, यस और नो। भाई बता दो मुझे, उधार वाले और नॉन कैश वाले आइटम्स यहां रिकॉर्ड होने चाहिए क्या? बताओ भाई। परचेज्ड एनी आइटम ऑन क्रेडिट अगर मैं बोल दूं, सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट बोल दूं, क्या ऐसे आइटम होने चाहिए? कमाल करते हैं सर, एक तरफ तो आप बोलते हैं सिमिलर टू कैश बुक और फिर बोलते हैं नॉन, जो हमारे उधार वाले ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नहीं रिकॉर्ड होंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, याद रखिएगा, ओनली कैश और बैंक। कैश बोलता हूं तो बैंक भी समझ करके चलेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा डेप्रिसिएशन सर रिकॉर्ड कर दे? नहीं 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 नहीं, कैसे रिकॉर्ड कर दोगे भैया, ये कैश बुक है। उधार और नॉन कैश वाले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो स्टार बना करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओनली कैश इनफ्लो, याद रखिएगा, कैश इनफ्लो, नॉन कैश इनफ्लो नहीं आएगा, नॉन कैश इनफ्लो नहीं आएगा, उधार के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, याद रखिएगा इस बात को। यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं, ओनली कैश आउटफ्लो। अच्छा कैश लिखता हूं तो कंफ्यूज मत हो ना सर, बैंक की तो आप बात ही नहीं करो, कैश मतलब बैंक। अब बड़े हो रहा हो ना धीरे धीरे, अब इतना तो समझना पड़ेगा आपको शॉर्टकट के अंदर। तो ये हो गया बच्चे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी आपको मिलता चलेगा। कैश अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे आप अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट भी प्रिपेयर कर लोगे। हालांकि सीबीएसई या फिर क्लास 12वीं के सिलेबस के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत कम आता है, आपको ज्यादा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग सीखने के दौर में, तो ऐसा थोड़ी हम लोग कच्चा खिलाड़ी बन करके चलेंगे कि नहीं जो सवाल पूछता उसी हिसाब से पढ़ाई करें, पूरा डिटेल पढ़ करके चलेंगे हम लोग, कोई भी स्किप नहीं करने वाले कंसेप्ट। तो ये हमने एक बेसिक व्यू समझ लिया, ओके सर समझ लिया, चलिए डन हो गया सर, डन। अब आपको एग्जामिनेशंस के अंदर कह देगा ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये रहा कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स, आपको पता है क्योंकि इसके अंदर नॉन कैश वाले रिकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, आपको पता है इसके अंदर उधार वाले ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। वो कहां दिया रहेगा सर? वो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा और कहेगा इनकी मदद से और एडजस्टमेंट्स की मदद से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। ओके सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सर उसका भी कुछ ऐसा ही बेसिक सा फॉर्मेट बताते ना तो मजा आ जाता। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक बेसिक फॉर्मेट बताता हूं बच्चे, फिर एकदम बच्चे का खेल लगेगा ये एकदम। चलिए ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा करके लिख रहा हूं कि बेसिक फॉर्मेट हम लोग अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पढ़े तो वो कैसा होगा। मैं सारी चीजें मिटा दूं, फॉर्मेट्स छोड़ करके मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं। तब तक अगर आपको इतने कंसेप्ट तक में कोई डाउट आ रहा है ना तो प्लीज कमेंट्स कर दें, मेरे पीछे मुड़ने तक आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो। तो नहीं आ रहा है तो इतनी नोटिंग्स करके आप अपने आप को रिवाइज करके परफेक्ट बनाएंगे। अगली क्लास के अंदर इनके ऊपर खूब सारे सवाल होंगे आपके साथ, याद रखिएगा, क्योंकि क्या है ना कि रब करना भी, मिटाना भी एक अलग सा काम हो जाता है लाइव क्लासेस के अंदर में। तो फिर बच्चों के साथ कुछ तो इंटरेक्शंस करते रहना पड़ता है ना, तब तक मैं कमेंट्स इसीलिए करवा लेता हूं आपसे। लो भाई मिट गया बेसिक फॉर्मेट सारा कुछ, कितना आसान है। चल तुम लोग नहीं ना मिटाने लगते हो
कि सर हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि मिटा देते हैं, अपनी क्लास के अंदर हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और मैंने क्या बोला, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर बोल रहा हूं, बार बार कंफ्यूज मत होना। आ जाइए भाई, अब आप सारे बच्चों को पता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते थे, अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखते थे। बच्चे यहां पर भी वही मैं लिखवाऊंगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को ही लिखवाऊंगा मैं, आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को ही लिखवाऊंगा। लेकिन आप खुद सोचो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बोला है कि वो आपको मदद करेगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखने में। खुद बताओ, इनकम किधर रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? बता दो फटाफट मुझे, इनकम किधर रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? बता दो फटाफट, बता दो फटाफट। और जो कमेंट, जो कॉपी करने के लिए इंतजार करते हो ना, 2-4 बच्चे कमेंट्स कर दे तो उनका कॉपी करके बता देंगे। बच्चे आप तो सीख लिए, फिर समझ लो। यस, आप अपने इनकम को दिखाते थे क्रेडिट साइड में, दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम। और आप अपने एक्सपेंसेस को किधर दिखाते थे, डेबिट साइड में, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। क्या बात है यार, भाई है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका भाई है तो आपको तो मदद मिलनी चाहिए ना सीखने में। अरे भाई से दोस्ती है तो दूसरे भाई से भी दोस्ती हो जाती है, समझ लो इस बात को। तो ये देखिए एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज योर इनकम। तो एक्सपेंडिचर और इनकम को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कई बच्चे रट के जाते हैं और पहले इनकम और फिर एक्सपेंडिचर के, रटोगे तो फंसोगे, याद रखना इस बात को। बढ़िया लाइन मिल गई हम लोग को, रटोगे तो फंसोगे। यस, तो रटना नहीं है, समझ करके चल रहा है हम लोग को यहां पर। ठीक है सर, अब मैं वापस से आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहले अब मैंने आपको कैपिटल और रेवेन्यू इसीलिए बोला है, मैं बार बार अब कैपिटल और रेवेन्यू बोल रहा हूं। मुझे बताओ, क्या बिल्डिंग का खरीदा जाना आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे क्या? क्या बिल्डिंग का खरीदना यहां रिकॉर्ड होता है क्या? बोलो भाई, क्या बिल्डिंग का बेचना यहां रिकॉर्ड होता है क्या? या सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड होते हैं? फटाफट कमेंट्स करो। क्या आपके कैपिटल नेचर के आइटम रिकॉर्ड होते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रख लीजिएगा बच्चे, यहां पर जब मैं आपको बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे कि सर इस बार सतर्क रहना हम लोग को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करता है, जो कि रिकरिंग होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर वाला आइटम तो सर बैलेंस शीट जाने वाला है, तो याद रख लीजिएगा वो बैलेंस शीट में जाता है कैपिटल नेचर का। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्योंकि कैश था तो वहां पर दोनों आपको देखने के लिए मिला। लेकिन यहां पर जब मैं बात करूंगा तो याद रख लीजिएगा, यहां आप क्या बोलोगे, जब मैं एक्सपेंडिचर बोलूंगा तो आप बोलोगे कैपिटल, तो यहां क्या बोलोगे बच्चे आप? यहां बोलोगे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहां क्या बोलोगे आप? यहां बोलोगे आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे वो आप बोलोगे। तो याद रखिएगा, सारे एरो करा करके मैं लिख रहा हूं। अब बाकी आपको 2 बाई पता है, मैं 2 बाई की बात करोगे तो लो 2 लिख दिया या बाई लिख दिया, बाकी सारी चीजें समझने पे फोकस करो। ये एक आपका अंडरस्टैंडिंग वाला मैंने बेसिक फॉर्मेट्स बनाया हुआ है। ओके सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया हमने। लेकिन बच्चे याद करो, क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम रिकॉर्ड करोगे या फिर नॉन कैश आइटम भी रिकॉर्ड हो जाते हैं? आपको याद आता होगा, अगर आपने वेजेस पे करना भी है ना तो भी आता था। अगर वो वेजेस इनकर्ड हो गया, अगर आपकी सैलरीज इनकर्ड हो गई तो भी आप रिकॉर्ड करते थे, भले पेमेंट किए हो चाहे ना किए हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, बस उसका नेचर रेवेन्यू का होना चाहिए। यानी पे हुआ हो या ना हुआ हो, रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ हो, आपको याद आता है, आप सब के सब रिकॉर्ड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहां पर भी बच्चे आपको इस बात पर फोकस करके रखना है कि चाहे वो कैश हो या नॉन कैश हो, सब का सब रिकॉर्ड होगा। याद रखिएगा क्या मैंने बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो याद रखिएगा अगला चीज, कैश और नॉन कैश सब का सब आएगा। तो अगला बात याद रखिएगा आप इसके ऊपर,
चाहे वो कैश नेचर का हो या नॉन कैश नेचर का हो, आपको रिकॉर्ड करना है। चाहे वो कैश नेचर, मैं स्टार बना देता हूं यहां पर इनके नेचर के बारे में, तो याद रखिएगा चाहे वो कैश में हो और नॉन कैश में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा, और याद रखें मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं क्योंकि शब्द मैंने यहां पर रिसिप्ट लिखा है ना, तो मैं प्लस करता चलता हूं, अदरवाइज आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस करते हुए, ठीक है, यहां पर प्लस, यहां पर नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन कैश रेवेन्यू इनकम, जितने भी होंगे वो भी आएंगे। तो याद रखिए एक तो आपने रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कैश वाले बोल दिए, कैश वाले बोल दिए, और यहां पर नॉन कैश वाले भी बोल दिए, नेचर बस रेवेन्यू याद रखना है हम लोग को। तो यहां पर आपने कैश वाले बोल दिए और नॉन कैश वाले भी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखोगे ना, तो आप ये दोनों चीज तो पा जाओगे, और ये दोनों चीज एडजस्टमेंट से ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये दोनों वहां पर, क्योंकि वो नेचर है ना कैश वाले, तो कैश वाले वहां से मिल जाएंगे और नॉन कैश वाले आपको एडजस्टमेंट से मिल जाएंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो भाई आपको दोनों दिखा करके चल रहा है। तो फिलहाल आपको मैं अभी नहीं कह रहा हूं कहां से कौन सा आइटम लेना है, बस फिलहाल अपनी वो दिमाग लगाई जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखी थी। क्या आपने सीखी थी कि सर रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, चाहे वो कैश का हो चाहे नॉन कैश का हो। सर रेवेन्यू नेचर का आइटम होना चाहिए, चाहे वो कैश का हो चाहे नॉन कैश का हो। बस आपको इस पर फोकस करके चलना है बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। नॉन कैश बोल दिया तो क्रेडिट भी आ गया उसके अंदर, ठीक है ना, क्रेडिट भी आ जाता है। और एक बात मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं, और एक बात मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बता दो बच्चे कि क्या ये पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होता है या किसी भी पीरियड से रिलेटेड होता है? फास्ट सोच करके बताओ, क्या ये पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होता है या फिर किसी भी ईयर से रिलेटेड होता है? मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए, फास्ट बताएं। क्या ये पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होता है या किसी भी पीरियड से हो सकता है? आपको पता है बच्चे, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले आप बनाते थे, हमेशा याद रखिएगा ये फॉर द ईयर होता है, फॉर द ईयर होता है, यानी दिस रिलेट्स ओनली टू द करेंट ईयर, ओनली टू द करेंट ईयर। यानी अगर आपने अगले साल का कोई एक्सपेंडिचर किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई पिछले साल का इनकम प्राप्त किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शंस को रिलेट करेगा? इट shows only current year expenses। याद रखिएगा सिर्फ करंट ईयर से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करेगा। इट shows only current ईयर इनकम। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको सीख करके चलना है। ये आपको एक बहुत बड़ा चीज है, याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, मैंने ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये बात बोली नहीं क्योंकि वहां पीरियड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे अभी पर्सनली फील आ रहा है ना कि आप जा करके अपने फॉर्मेट के अंदर जो रेवेन्यू और जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ाया था ना, वहां जाकर के लिख दीजिएगा कि वहां करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ते हो बच्चे, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने अगले साल का खर्चा कर दिया है, अगले साल का, तो भी बताओ क्या कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है? फास्ट हुआ है। सर पिछले साल का इनकम प्राप्त कर लिया हमने, तो क्या कैश आया है कि नहीं आया है? फॉर्म के पास आया है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट बच्चे आपका पीरियड कंसीडर नहीं करता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ आपका करंट ईयर का होता है। ये वाली बात हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट पे नहीं लिखी, मैं यहां छोटा सा फॉर्मेट बना के लिख रहा हूं, वहां जाकर के भी आप ये वाली बात ऐड कर लेना, क्योंकि वरना फिर आप पीरियड से कंफ्यूज होना स्टार्ट जाओगे। यानी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें, तो उसके अंदर सारी बातें जैसे मैंने पढ़ाई थी याद ही रखना। बस इसके साथ एक और बात जो मैं ये पीरियड वाली बोल रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड रहेगा, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है? इट डज नॉट कंसीडर, इट डज नॉट कंसीडर टाइम पीरियड, इट डज नॉट कंसीडर
डज नॉट कंसीडर टाइम पीरियड। तो ये वाली लाइन वहां जाकर के आप उसके फॉर्मेट्स में भी लिख लीजिएगा। अगर आप बाद में नोटिंग करेंगे तो बाद में जाने के बाद भी बच्चे आप ये जरूर नोटिंग कर लीजिएगा। यानी ये क्या हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। सेम बात यहां पर भी मैं लिखूंगा। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। याद रखिएगा इस बात को, प्रेजेंट से रिलेटेड होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। बस खत्म। तो बच्चे आपको ना यहां तक करना है रिविजन्स। एक बार आप यहां तक रिविजन्स कर लोगे, उसके बाद का चैप्टर आपको बच्चे का खेल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है, आज की पूरी क्लास को आप यहां तक अच्छे से रिवाइज कर ले, ये बेसिक फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर ले। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार और फाइनल कमेंट्स करें, क्या आप इसे रिवाइज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए? फटाफट कमेंट्स करें। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और यूनिक और टेक्निकल बातें इसके अंदर लेकर के आएंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये